Hello everyone, this is Harshpreet Kaur and today we are going to start the very next chapter, that is chapter 6 of class 11th history, and the chapter's name is The Three Orders. ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द वेस्टर्न यूरोप की सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, राइट और कौन से टाइम पीरियड के बीच में, बिटवीन 9th to 16th सेंचुरीज, राइट तो अब ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है द थ्री ऑर्डर्स, इसका क्या मतलब है? ऑर्डर्स मतलब तीन जो है हमारे पास सोशल कैटेगरीज थी यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। मतलब कि लोगों को तीन हिस्सों में बांट दिया गया था कि ये हिस्सा सबसे ज्यादा ऊंचा है, ये वाला उससे कम, तीसरा उससे कम, ये वेस्टर्न यूरोप के अंदर। तो हम अभी जानेंगे कि ये तीन हिस्से कौन से थे, ये तीन सोशल कैटेगरीज कौन सी थी। सो द वेरी फर्स्ट इज द क्रिश्चियन प्रीस्ट, मतलब चर्च के जो फादर होते हैं उन्हें बोलेंगे क्रिश्चियन प्रीस्ट, राइट और ये जो है फर्स्ट ऑर्डर के लोग थे, मतलब सबसे ऊंचे वाले लोग थे, ऊंचे स्टेटस वाले लोग थे और इन्हें बोला जाता था क्लर्जी। सेकेंड ऑर्डर में आते थे लैंड ओनिंग नॉबल्स मतलब रिच लोग, और लैंड ओनिंग मतलब कि इनके पास बहुत सारी हजारों एकर्स की लैंड हुआ करती थी, इन्हें बोला जाता था नोबिलिटी, ठीक है। थर्ड ऑर्डर के लोग थे, वो थे पीजेंट्स, मतलब बहुत ज्यादा पुअर, वो लेबर्स, वो वर्कर्स जो कि इन लैंड ओनिंग नॉबल्स की लैंड के ऊपर काम करते थे और थोड़ा बहुता जो है अपना लाइवलीहुड को चलाते थे, और इन्हें बोला था इन्होंने पीजेंट्री, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर इज क्लर्जी, सेकेंड नोबिलिटी, थर्ड ऑर्डर इज पीजेंट्री। तो इन तीनों जो सोशल कैटेगरीज हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में से जर्मेनिक ट्राइब्स नाम के एक ट्राइबल पीपल जो हैं, जिनकी खुद एक एथनिसिटी थी, वो खुद अलग से ड्रेसअप होते थे, सब कुछ उनका अलग था, वो लोग जो हैं वेस्टर्न यूरोप की तरफ जाने लगे और वेस्टर्न यूरोप को ऑक्यूपाई करना इन्होंने शुरू कर दिया। क्या क्या ऑक्यूपाई किया, जैसे आज का फ्रांस, स्पेन एंड इटली, इन तीनों जगहों को ऑक्यूपाई कर लिया, अपने अंडर ले लिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो है क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे, इसकी वजह से पूरे यूरोप के अंदर जो है क्रिश्चियनिटी जो है वो स्प्रेड हो गई, ठीक है। इसी की वजह से जो क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं वो सबसे हाई स्टेटस वाले लोग थे, ठीक है। अब इस पूरी सोसाइटी के बारे में हमें कैसे पता चलता है, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं? सबसे फर्स्ट सोर्स है रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि ये जो क्रिश्चियन प्रीस्ट होते थे, चर्च के फादर होते थे, ये अपने रीजन की सारी चीजों को नोट करके रखते थे कि किसकी मैरिज हुई, सारा मैरिज का रिकॉर्ड, बर्थ का रिकॉर्ड, डेथ का रिकॉर्ड एंड ऑल, ठीक है। इसकी वजह से जो यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जो है इसके बारे में स्टडी की है। उसके बाद जो चर्च होता था, ये जो चर्च होता था, यहाँ पर बहुत सी इंस्क्रिप्शंस होती थी, मतलब कि बहुत सारी रिटन, हमारे पास वॉल्स के ऊपर बहुत सब कुछ बना होता था ऐसे इंस्क्राइब कर करके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड, बहुत सारी स्टोरीज के बारे में होता था, बहुत सारी पोएम्स के बारे में होता था और सॉन्ग्स वगैरह, ट्रेडर्स के बारे में होता था। इन इंस्क्रिप्शन से भी बहुत सारी नॉलेज मिली है। उसके बाद हमारे पास एक पर्सन आते हैं जो कि स्कॉलर हैं एक, ठीक है, उनका नाम है मार्क ब्लॉच जो है, इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल का मीनिंग हम अभी आगे भी समझेंगे। फ्यूडल सोसाइटी नाम की बुक लिखी है और इन्होंने जो है ये यूरोपियन सोसाइटी के बारे में कवर किया है फ्रॉम द 900 सीई टू 1300 सीई, ठीक है। सब कुछ इन्होंने बताया है सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में। जो मार्क ब्लॉच थे, इनका कहना ये था कि जो हिस्ट्री होती है उसके अंदर सिर्फ हम पॉलिटिक्स नहीं पढ़ते कि हिस्ट्री में, पास्ट में ऐसी ऐसी पॉलिटिकल चीजें चलती थी ये वो, और ना ही सिर्फ हम बहुत ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ते हैं, पर हमारे पास ज्योग्राफी की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है। ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस जो है इन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा है हिस्ट्री के अंदर, राइट।
सो मार्क ब्लॉच ने कौन सी बुक लिखी थी? फ्यूडल सोसाइटी। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या होता है, इस पूरे चैप्टर के अंदर ये सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है, बट डेफिनेशन क्या है? देखो, जो फ्यूडलिज्म वर्ड है वो एक जर्मन वर्ड से बना है। कौन सा जर्मन वर्ड? दैट इज फ्यूड। ठीक है, फ्यूड वर्ड से बना है, जिसका लिटरल मीनिंग है अ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, लिटरल मीनिंग आपको पता चल गया। अब इसका इकोनॉमिक मीनिंग क्या है, इकोनॉमी से क्या रिलेशन है? देखो, अब जो सोसाइटी है उसके अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत ज्यादा रिच हैं और उन पुअर लोगों को जो है खाना प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उन्हें बोलेंगे लॉर्ड्स। ठीक है, लॉर्ड्स बोलेंगे। अब क्या होता है, जो लॉर्ड्स हैं वो क्या करते थे, इन पीजेंट्स को यूज करते थे। जो लॉर्ड्स बहुत रिच हैं, उनके पास बहुत सारी लैंड है, तो इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर काम कराने के लिए लॉर्ड्स जो है पीजेंट्स की लेबर सर्विसेज अपने पास यूज करते थे। ठीक है, लेबर सर्विसेज फ्रॉम पीजेंट्स। और बदले में जो ये लॉर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे, वो पीजेंट्स को मिलिट्री प्रोटेक्शन देते थे और बहुत सारी चीजें, जैसे कि रेंट पे उन्हें एक जगह दे दी कि यहाँ पे रह सकते हो, थोड़ा खाने को दे दिया, ये सब कुछ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज फ्यूडलिज्म। इस सिस्टम को कि जो लॉर्ड हैं वो पीजेंट्स को या फिर पुअर लोगों को जो है मिलिट्री प्रोटेक्शन के बदले में उनसे काम करा रहे हैं अपनी लैंड पे, इसे बोला जाता है फ्यूडलिज्म। फ्यूड का मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड। अब ये जो सिस्टम है इसका कहाँ से ओरिजिनेशन हुआ? वो था रोमन एम्पायर के अंदर भी ऐसा बहुत होता था, और एक फ्रेंच रूलर थे, उनके टाइम में भी बहुत ज्यादा फ्यूडलिज्म जो है स्प्रेड हो गया। उनका नाम था चार्ल मैगिन। ठीक है, चार्ल मैगिन के टाइम पीरियड में ऐसा हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज योर फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब फ्रांस एंड इंग्लैंड टॉपिक के अंदर आपको क्या पता चलेगा कि ये जो जर्मेनिक ट्राइब्स आए थे ये कैसे कैसे बहुत ज्यादा पावरफुल होते गए। ठीक है, गॉल नाम की जगह थी रोमन एम्पायर के अंदर। ठीक है, गॉल नाम की जगह थी रोमन एम्पायर के अंदर। आपको पता होगा रोमन एम्पायर क्यों रोम से ओरिजिनेट हुई है, जो कि इटली की कैपिटल है। ठीक है, तो जो गॉल एक प्रोविंस है रोमन एम्पायर की, क्या हुआ कि 6th सेंचुरी के अंदर जो है ये जो गॉल नाम की प्रोविंस थी, इसे फ्रैंकिश रूलर्स जो हैं वो इसके ऊपर राज करते थे, इस प्रोविंस के ऊपर। फ्रैंकिश मीन्स वो रूलर्स जो कि एक्चुअल में एक फ्रैंक थे। फ्रैंक ये जो है जर्मेनिक ट्राइब का एक जैसे एथनिक ग्रुप था, जर्मेनिक ट्राइब का एक पोर्शन। मान लो ये जर्मेनिक ट्राइब के लोग हैं, इसमें से कुछ लोगों को फ्रैंक्स बोला जाता था। तो जो फ्रैंकिश रूलर्स थे उन्होंने रोमन एम्पायर के ऊपर अपना जो है पहले तो पूरा कंट्रोल कर लिया। ठीक है, ये जर्मेनिक ट्राइब के पार्ट थे। अब क्या हुआ कि जो क्रिश्चियनिटी है जिसे ये सपोर्ट करते थे, रोमन एम्पायर में भी थी और ये रूलर्स भी सपोर्ट करते थे। क्रिश्चियनिटी और यूरोपियन रूलर्स जो हैं इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा सा लिंक बनना शुरू हो गया इन 800 CE। अगर आपको ये CE BC का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, यू कैन गो टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर 2 हिस्ट्री, राइट? तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब दैट इज #5। और क्या हुआ कि ये जो क्रिश्चियनिटी के जो सबसे बड़े फादर होते हैं, सबसे बड़े लीडर होते हैं, सबसे बड़े फादर मतलब कि चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं पॉप। ठीक है, उन्हें बोलते हैं पॉप। और इनके ये जो फ्रैंकिश रूलर थे उनका नाम था चार्ल मैगने। इन दोनों ने जो है अपने रिलेशन बहुत ठीक रखे कि जो रिलीजियस स्फीयर है सोसाइटी का और जो रूलर हैं, इन दोनों ने अपने बीच का जो रिलेशन है वो अच्छा किया कि एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो जो पॉप हैं उन्होंने इन फ्रैंकिश रूलर को नाम दिया होली रूलर ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक है, 800 CE के अंदर। अब देखो, एक तो बात हो गई ये कि फ्रैंकिश रूलर्स जो हैं गॉल के ऊपर उन्होंने बहुत सारी जो है अपनी अथॉरिटी वो मेंटेन कर ली थी। अब 6th सेंचुरी के अंदर तो ऐसा हुआ था गॉल के ऊपर। अब 11th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, नॉर्मैंडी जो कि फ्रांस की एक प्रोविंस है, नॉर्मैंडी के जो रूलर हैं उन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड
दोनों के ऊपर जो है कब्जा कर लिया, अपना जो है रूल वहां पर कर दिया। इसका मतलब है जो ये फ्रैंक्स थे, जर्मेनिक ट्राइब्स थे, उन्होंने और भी जो है एक्सपैंड कर दी अपनी किंगडम। ठीक है, यहाँ पर वो गॉल में आए थे और 11वीं सेंचुरी में वो नॉर्मैंडी एक जगह है, उनके एक ड्यूक थे, मतलब मेल रूलर थे, उन्होंने जो है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के ऊपर जो है कब्जा कर लिया। तो आपने देखा पहले फ्रांस का नाम दिया था इन्होंने, गॉल को जो है फ्रांस का नाम दे दिया इन्होंने इन मतलब कि क्योंकि वो खुद फ्रैंक थे तो उन्होंने नाम दे दिया फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के ऊपर रूल किया, फिर इंग्लैंड के ऊपर भी रूल किया। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द सेकंड ऑर्डर, जिसका नाम है नोबिलिटी, राइट, जिनके पास बहुत सारी लैंड है, इतने ज्यादा रिच हैं कि उनके पास 1000 एकड़ से लेके 2000 एकड़ के बीच की लैंड होती है, इतनी ज्यादा होती है। ठीक है, अब जो ये सोसाइटी का सिस्टम है वो कैसे चलता था, वो था एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली, दैट इज नोन एज वैसलेज। वैसलेज का मतलब क्या होता है, कोई लॉर्ड है, मैंने आपको बताया लॉर्ड जो है वो पावरफुल एक ऐसा इंसान है जो कि दूसरे लोगों को जो है खाना प्रोवाइड करता है कि भाई आप मेरा काम करो, आई विल गिव यू मनी और आई विल गिव यू फूड। ठीक है, इन्हें बोलते हैं लॉर्ड। ठीक है, और वैसल किसे बोलते हैं, जिसे वो जो है अपनी लैंड दे रहा है काम करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि जो लॉर्ड्स हैं वो क्या करते थे, पीजेंट्स को लैंड दे देते थे कि आपको इस पे अपनी लेबर सर्विसेज देनी है, आपको इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो वैसल कौन हुआ, मान लो एक कोई पीजेंट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होता था, जो मोनार्च है मतलब कि किंग है जो, वो क्या करते थे, अपना जो है लैंड एक वैसल को दे देते थे। वो जो है किंग जो है क्या करते थे, सबसे पहले अपनी लैंड जो है नोबल्स को दे देते थे। नोबल्स जो है लैंड ओनिंग ऐसे नोबल्स हैं, राइट, तो इन्हें जब लैंड मिल जाती थी ये क्या करते थे, आगे लैंड पीजेंट्स को दे देते थे कि आपको इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो इसके अंदर नोबल्स जो हैं वो किंग के वैसल हुए। वैसल मतलब जिसे जमीन मिली है, किसने दी, किंग ने जमीन दी नोबल को, तो नोबल किंग का वैसल है और पीजेंट जो हैं वो नोबल के वैसल होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो वैसल है वो रिटर्न में क्या देता है लॉर्ड को, मतलब कि ये जो नोबल है वो किंग को क्या देगा और पीजेंट नोबल को क्या देगा, वो है कि जब भी वॉर होगी हम जो है काम करेंगे आपके लिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे इन द वॉर। ठीक है, नोबल्स प्रॉमिस करते थे हमारे पास जितनी भी मिलिट्री फोर्स होगी हम आपको दे देंगे, और जो पीजेंट्स प्रॉमिस करते थे नोबल्स को कि हाँ आपकी आर्मी में एज अ फुट सोल्जर जो है काम करेंगे जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज होगी। अब ये जो नोबल्स हैं वो क्या करते थे, वो किंग के लिए एक आर्मी जो है वो खड़ी कर सकते थे, वो पीजेंट्स को जो है अपनी आर्मी में ले सकते थे। अब उस जो आर्मी है, ये जो ट्रूप है, इसे बोला जाता था फ्यूडल लेवीज। ठीक है, कि वो जो है लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास आर्मी में काम करने आ जाओ। अब जो ये नोबल है या नोबिलिटी है, उसके पास कितना ज्यादा सब कुछ होता है। देखो उसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, होम, उसका खुद का घर होता है जिसे मैनर बोलते हैं। ठीक है, MANOR मैनर। उसके बाद इसकी प्राइवेट लैंड्स होती हैं, इसके पास्चर्स होते हैं, मतलब इसकी जो कैटल है वो कहाँ पे खाना खाने जाएगी, घास वगैरह। ठीक है, उसके बाद टेनेंट पीजेंट्स जो हैं उसकी लैंड भी होती है। टेनेंट मतलब वो पर्सन जिसने की रेंट के ऊपर एक लैंड ले रखी है किसी बड़े पर्सन से, नोबल से। ठीक है, तो इन्हें जो है जो पीजेंट्स के पास, टेनेंट पीजेंट्स के पास जो लैंड होती थी वो भी इसी की प्रॉपर्टी होती थी, क्योंकि इन्होंने तो रेंट पे ले रखे हैं। ठीक है, तो आपको आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ हो। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द मैनोरियल एस्टेट। मैनोरियल एस्टेट का क्या मतलब है, ये जो मैनर है, ठीक है, वो किसका घर है, नोबल का घर। अब नोबल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एस्टेट का मतलब होता है जायदाद, जितनी भी प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं हम क्या क्या है उसके पास। एक मैनोरियल एस्टेट जो है, नोबल के अंडर हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस आते थे। ठीक है, जहां पर पीजेंट्स भी रहते थे। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी, अगर एक छोटा मैनोरियल एस्टेट है
तो फिर वहां पर कम फैमिलीज रहती हैं, और अगर ज्यादा बहुत बड़ा ये मेनोरियल इस्टेट बहुत बड़ा है तो वहां पर 50 से लेके 60 फैमिलीज भी रहती थी। ठीक है, अब ये जो जगह है, ये जो एरिया है, इसके ऊपर किसका कंट्रोल है? एक नोबल का। ठीक है, नोबिलिटी का कंट्रोल है। अब यहाँ पर बहुत सारे कारपेंटर्स हुआ करते थे, ब्लैक स्मिथ हुआ करते थे, ऐसे सारे लोग हुआ करते थे जो कि सारी मेंटेनेंस का काम करते थे। ठीक है, यहाँ पर बहुत से फॉरेस्ट होते थे जहाँ पर ये जो नोबल है वो हंटिंग करने जाता था। ठीक है, फिर वीविंग वगैरह करने के लिए, मतलब कि क्लोथ्स बनाने के लिए कई विमेन जो है इनकी जगह पर काम करती थी। वाइन प्रेस के अंदर जो है छोटे छोटे बच्चे काम करते थे। फिर उसके बाद पास्चर्स होते थे, अभी हमने पढ़ा है, जहां पर जो उनकी कैटल है, हॉर्सेस हैं, ठीक है, वो जो हैं ग्रेज कर सकते थे, वो घास को चर सकते थे। एक वहां पे होता था मैनर। मैनर का मतलब हुआ जो उनका खुद का घर है नोबल का। उसके बाद चर्च हुआ करता था एक, मैंने आपको बताया क्रिश्चियनिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जो ये मैनर हाउस है ना, ये एक काम करता था एज अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर, मतलब यहाँ पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है होती थी। उसके बाद और मिलिट्री पावर का भी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल था। एक यहाँ पर कैसल भी होती थी, मतलब किला भी होता था, जिसका काम था मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेनोरियल एस्टेट। बट एक चीज रहती है कि यहाँ पर सब कुछ नहीं था, बाहर से भी कुछ चीजें मंगवानी पड़ती थी, जैसे मेटल हो गए, ज्वेलरी होगी, ये सारी चीजें। Okay, so I hope this video will help you a lot. Thank you for watching the video. Please subscribe to my channel if you have liked the video. Thank you.